So well students, today we are going to discuss gerund, the third part of non finite verb. तो आ जाइए, आज हम थर्ड पार्ट पर आ गए हैं non finite के. During the last time we have told you that there are three parts of non finite. हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि जो non finite वर्ब है वो तीन फॉर्म में आती है, मतलब उसके तीन प्रकार हैं: पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड. तो पार्टिसिपल इन्फिनिटिव आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं भली भांति. और नेक्स्ट आ जाइए, अब हम आ गए जीरंड पर. तो बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है, जीरंडियल वर्ब है. और आप इसको समझिए कि जो जीरंड वर्ब होती है उसकी अंग्रेजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जिस वर्ब में आपके हिंदी में बात करें तो नानी ने लगा हो, उठना, बैठना, जागना, सोना, खेलना, पढ़ना, तो उसमें आप जब जीरंड में लाओगे उस वर्ब को तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से ही लाओगे. जैसे आप देखिए यहाँ पर हम पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट टू द वर्ब, मतलब जो जीरंड वर्ब है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगी, कर्ता बनकर आती है. पहचान कैसे करोगे कि सब्जेक्ट बनी है? क्योंकि देखिए रीऑर्डरिंग आएगा या करेक्शन आएगा, एरर आएगा, इन सभी में बड़ा ज़रूरी है आपको ध्यान देना. क्योंकि देखो सेंटेंस से पता लगेगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है अनाथों की मदद करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, तो हेल्पिंग द ऑर्फन्स इज अवर फर्स्ट ड्यूटी. इसी सेंटेंस को करेक्शन के लिए देता है या आपको डिसऑर्डर में देता है. तो डिसऑर्डर में आप ढूंढोगे कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कहोगे भाई सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है द ऑर्फन्स हो इसमें. तो ये द ऑर्फन्स को आप यदि वाक्य सेंटेंस में सबसे पूर्व में लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो कभी भी आपका वो करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा. इसलिए समझिए कि जीरंड वर्ब सब्जेक्ट बनकर आती है. यहाँ पर जीरंड वर्ब सब्जेक्ट बनकर आई है तो वो सबसे पहले आई है क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान सबसे पहले होता है. तो पहला नियम है सब्जेक्ट टू द वर्ब. तो इसलिए अब आप समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. नानी ने वर्ब सब्जेक्ट बनकर आती है. अब आप कैसे पहचानोगे कि यदि मान लीजिए हिंदी में सेंटेंस है आपका, और हिंदी में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो नानी ने लगने वाली वर्ब है उसके बाद वाले सेंटेंस के साथ, क्या हिंदी सेंटेंस में नानी ने लगने वाले शब्द के बाद वाले सेंटेंस के साथ यह क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में नानी ने वर्ब आएगी और वो आपकी जीरंड होगी, सब्जेक्ट होगी, अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आएगी. अब जैसे आप देख लीजिए सेंटेंस को, अनाथों की मदद करना हमारा प्रथम कर्तव्य है. नानी ने लगने वाला शब्द ये हो गया मदद करना. इसके बाद वाला सेंटेंस ये हो गया, यहाँ पर यह क्या शब्द लगाइए. ये बात हमने इन्फिनिटिव में भी बताई थी, वहाँ भी रूल था सब्जेक्ट टू द वर्ब का. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट टू द वर्ब है, जीरंड भी सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में आती है वर्ब, और इन्फिनिटिव वर्ब भी सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में आती है. अंतर क्या है ये अभी देखते हैं हम. तो यहाँ पर आपने यह क्या शब्द लगाया, यह क्या हमारा प्रथम कर्तव्य है. यह क्या हमारा प्रथम कर्तव्य है, अनाथों की मदद करना. ये आपका सब्जेक्ट भाग हो गया, ये आपका प्रेडिकेट भाग हो गया. इसका मतलब ये सब्जेक्ट बन गया. तो आप जब सेंटेंस को इंग्लिश में लाएंगे ट्रांसलेट करके तो सबसे पहले से जीरंड बनाओगे, मदद करना. हेल्पिंग द ऑर्फन्स ये आपका सब्जेक्ट भाग हो गया. इज अवर फर्स्ट ड्यूटी ये आपका प्रेडिकेट भाग हो गया. दूसरा एग्जाम्पल लें, सुबह को देरी से जगना आलसी छात्रों का कार्य है. तो यह क्या आलसी छात्रों का कार्य है, सुबह को देरी से जगना. तो आप कर दोगे एराइजिंग, लेट एट मॉर्निंग या वेकिंग. आलसी छात्रों का कार्य है इज द वर्क ऑफ लेजी स्टूडेंट्स. ठीक. अब चाहो तो इसे इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट टू द वर्ब भी बना सकते हो. इन सेंटेंसेस को आप इन्फिनिटिव में भी बदल सकते हो. बस आपको क्या करना है, इसमें से आपको आईएनजी हटा देना है और इनसे पूर्व टू लिख देना है. आप यदि इसे टू से कर दोगे, टू अराइज, लेट एट मॉर्निंग, बाकी जो कि तो लिख दीजिए. ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका जीरंड. चाहो तो इसे टू हेल्प कर दीजिए, यहाँ पर टू हेल्प कर दोगे तो ये आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा. मतलब आप इन्फिनिटिव में भी ला सकते हो इस क्रिया को
और जीरन में भी ला सकते हो, दोनों में किसी में भी प्रयोग कर सकते हो। अब आ जाइए, दूसरा रूल है हमारा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब लिखिए आप, नानी ने वर्ब ऑब्जेक्ट बनकर आती है। पहचान क्या है? सब्जेक्ट टू द वर्ब की पहचान हो गई। अब आप कहोगे कि नानी ने वर्ब ऑब्जेक्ट बनी है सब्जेक्ट, हम कैसे जानेंगे सब्जेक्ट बनी है ऑब्जेक्ट? तो इसकी पहचान है कि यदि मुख्य क्रिया में फाइनाइट वर्ब में क्या शब्द ये आप जानते हैं, क्या या किसको के उत्तर में ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट का आपका जो वीडियो था उसमें ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली 5 मिनट का वीडियो, उसमें बताया गया था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, इनएनिमेट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, एनिमेट होता है। पहचान थी कि यदि सेंटेंस की मुख्य क्रिया में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तुम कलम खरीदते हो, खरीदना मुख्य क्रिया है, क्या खरीदते हो? कलम। निर्जीव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि वर्ब में किसको शब्द लगाकर प्रश्न करोगे तो उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे तुम राम को निमंत्रित करते हो, किसको निमंत्रित करते हो? राम को। तो ये 2 शब्द याद रखने, कौन से? क्या या किसको। क्या या किसको, ये बिल्कुल दिमाग में च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए कि क्या के उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव होगा। किसको के उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सजीव होगा। वर्ब भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इसी से आप पहचान पाओगे। जब क्या या किसको के उत्तर में कुछ नहीं आएगा तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। क्या या किसको के उत्तर में कुछ न कुछ आएगा तो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। तुम सुबह को टहलते हो, सेंटेंस है यू वॉक इन द मॉर्निंग। अब आपसे पूछा जाए कि वॉक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू वॉक इन द मॉर्निंग, तो हम बता रहे हैं कि यू वॉक इन द मॉर्निंग, तुम सुबह को टहलते हो। टहलना मुख्य क्रिया आपकी फाइनाइट वर्ब है। अब देखना है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो वर्ब में क्या शब्द लगाइए। क्या टहलते हो, कुछ नहीं आया। किसको टहलते हो, कुछ नहीं आया। इसका मतलब वॉक आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। मीरा पत्र लिखती है, मीरा राइट्स ए लेटर। अब पूछ लिया जाए राइट्स कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो फिर आप देखोगे क्या लिखती है, पत्र। उत्तर में आ गया, पत्र आ गया, लेटर। लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। एक्टिव पैसिव में भी आपको ऑब्जेक्ट को जानना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो पैसिव नहीं बनेगा। कहीं ज़बरदस्ती उसे बनाने बैठ जाओ तो ये भी चीज़ आपको सीखनी है इसके बारे में। अब यहाँ पर ये समझना है कि हम ये कह रहे हैं कि जीरंड वर्ब भी ऑब्जेक्ट बनकर आएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा जीरंड वर्ब ऑब्जेक्ट बनकर आएगी? कि यदि मान लीजिए मुख्य क्रिया में, वाक्य में मुख्य क्रिया होगी और मुख्य क्रिया में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें, तो उत्तर में नानी ने वर्ब आएगी। अब आप समझ गए होंगे। जब क्या के उत्तर में अभी बता रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है आपका, अब मान लीजिए उसके स्थान पर नानी ने वर्ब आ गई तो क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखें हम, तुम धूम्रपान करने से घृणा करते हो। आपकी मुख्य क्रिया है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, मुख्य क्रिया है घृणा करना। तो क्या घृणा करते हो, धूम्रपान करने से। ये आपकी नानी ने क्रिया है, ये जीरंड बन गई, ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया। अंग्रेजी भी जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे वहीं आएगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आती है, और ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी कहाँ आती है सेंटेंस में,
इंग्लिश सेंटेंस में मुख्य क्रिया के जस्ट बिलो, जस्ट बिहाइंड, मुख्य क्रिया के ठीक पीछे आएगी। तो आप क्या करोगे, यू हेट, ये आपकी मुख्य क्रिया हो गई, तुरंत इसके बाद ले आओगे स्मोकिंग, यू हेट स्मोकिंग। और ले जैसे एग्जाम्पल, तुमने गेंद करने का अभ्यास कर लिया है, तुमने गेंद करने का अभ्यास कर लिया, ये मुख्य क्रिया हो गई। क्या अभ्यास कर लिया है, गेंद करने का, नानी ने क्रिया है, जीरण बन जाएगी। तो यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑफ बॉलिंग, आपने हमेशा कमेंट्री में बॉलिंग ही सुना होगा, टू बॉल नहीं कहता वो, इन्फिनेटिव में नहीं बोलता, क्या करता, बॉलिंग, हमेशा बॉलिंग ही बोला जाता है, गेंद करना, जीरण नहीं बनता, क्योंकि इस क्रिया के साथ नानी ने क्रिया हमेशा जीरण ही बनेगी, इन्फिनेटिव नहीं बनेगी। आप यदि इन्फिनेटिव बनाओगे तो गलत होगा। ऐसे ही हेट क्रिया ये याद करनी पड़ेंगी आपको, हम एक लिस्ट देंगे इसकी भी, कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं मुख्य क्रिया जिनके साथ जीरण ही बनेगा, कुछ मुख्य क्रिया ऐसी हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव ही आएगा। मतलब जैसे अभी आप पढ़ रहे थे सब्जेक्ट टू द वर्ब में, कि चाहे तो आप उसको इन्फिनेटिव बना लीजिए सेंटेंस को, और चाहे जीरण बना लीजिए। करना क्या है कि वहाँ पर यदि आईएनजी हटाकर जैसे हेल्पिंग लिखा है तो टू हेल्प कर दिया आपने, तो इन्फिनेटिव बन गया। अब यहाँ पर आप कहोगे मैं तो इसे इन्फिनेटिव बनाऊंगा, आप कर दो यू हेट टू स्मोक, आप कह रहे हो मैं इसे जीरण की अपेक्षा, नानी ने क्रिया इन्फिनेटिव भी है, टू स्मोक करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हेट के साथ नहीं होगा। हेट एक ऐसी क्रिया जिसके साथ जीरण ही आएगा, यहाँ आप इसे इन्फिनेटिव नहीं करोगे। इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में ऐसा करेक्शन रखेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस क्रिया है, ऐसे ही पुट ऑफ एक वर्ब है, और स्टॉप, ये कुछ क्रिया ऐसी जिनको हम लिखेंगे आगे, जिनके साथ जीरण ही बनेगा, आप उसे इन्फिनेटिव नहीं बनाओगे। और कुछ क्रिया ऐसी हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव ही बनेगा, आप उसे जीरण नहीं बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे इनकी तब ये बात आएगी, वहाँ पर आपको जीरण इन्फिनेटिव इनकी एक्सरसाइज में चीज़ करनी है वहाँ पर। अब नेक्स्ट आ जाइए कम्प्लीमेंट टू द वर्ब पर आते हैं। अब कम्प्लीमेंट के रूप में आएगी आपकी जीरण वर्ब, सब्जेक्ट के रूप में आ गई, आपने देखा जीरण वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गई। अब आ जाइए, तीसरा नियम है आपका कम्प्लीमेंट टू द वर्ब। नानी ने वर्ब कम्प्लीमेंट बनकर आएगी, यहाँ पर बनकर आती है। अब कैसे आती है, जैसे सेंटेंस में देखिए, देखना विश्वास करना होता है, देखना विश्वास करना होता है, ये भी आपकी नानी ने क्रिया है, ये भी आपकी नानी ने क्रिया है। एक सब्जेक्ट बनी है, एक कम्प्लीमेंट बनी है, प्रेडिकेट भाग में गई है, मुख्य क्रिया नहीं आई है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब बाकी जो बचेगा वो कम्प्लीमेंट होगा। तो आप क्या करोगे, सीइंग इज बिलीविंग, ये आपकी नानी की क्रिया कम्प्लीमेंट बन गई, ये आपकी सब्जेक्ट बन गई, ये क्या बन गया आपका, जीरंड बन गया। अब आप कहोगे इसका इन्फिनेटिव बना दो, बन जाएगा, किसी को भी बना लीजिए। आप कर दीजिए टू सी इज टू बिलीव, ये आपका क्या बन गया, इन्फिनेटिव। दोनों वाक्य सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को आप जीरंड बना दें, ऐसे कर दें सीइंग इज टू बिलीव, मतलब आपने इसको तो जीरंड बना दिया और इसको आपने इन्फिनेटिव बना दिया। या तो दोनों क्रिया इन्फिनेटिव रखिए या दोनों वर्ब को जीरंड रखिए। आप इनको ऐसा न करें कि एक को इन्फिनेटिव एक को जीरंड या एक को इन्फिनेटिव एक को जीरंड बना दें, वो गलत हो जाएगा, करेक्शन में यही देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी अब आपके कम्प्लीमेंट टू द वर्ब।
अब आ गया इसका चौथा नियम है हमारा लास्ट, गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल टू सिंपल इसी के बनेंगे चौथे नियम के। गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन मतलब नानी ने वर्ब प्रीपोजिशन से जुड़कर आएगी, जुड़कर आती है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन हमने पढ़े थे, देखिए हमने हर चैप्टर पहले किया है, जिसकी आगे ज़रूरत है हमने ये बताई थी बात आपको। यदि आपने पढ़ी होंगी प्रीपोजिशन के बारे में, उन वीडियो में भी हमने ये कहा था कि देखिए आपको प्रीपोजिशन, आर्टिकल, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, छोटी चीज़ें थी, एक्टिव पैसिव थे, डायरेक्ट, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई थी उन वीडियोज़ में। वो इसी मकसद से पढ़ाई गई थी कि आगे जो बड़े नियम आएंगे उनमें इन सब का प्रयोग होगा तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, यदि पहले हमने उनको पढ़ लिया है तो। अब प्रीपोजिशन 36 हैं, 36 के नियम हमने पढ़ाए हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर अलग अलग किए हैं। नहीं देखा है वीडियो, बैक चले जाइए, उसे देख लेना बाद में, तो उसको सीखिए आप। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन, ये जो जीरंड वर्ब है वो 36 प्रीपोजिशन से नहीं जुड़ेगी, केवल 4 प्रीपोजिशन है आपके जिनसे ये जुड़ करके आएगी। अब पहला प्रीपोजिशन लेते हैं, पहला है हमारा इन स्पाइट ऑफ, इसके माने है के बावजूद। अब आपका इन स्पाइट ऑफ से जुड़ करके जीरंड वर्ब आएगी। कैसे आएगी? जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद मीरा असफल हो गई। ये भी याद रखना है कि इन स्पाइट ऑफ दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक्सरसाइज में आएगा। अब हम इसके बाद क्यों पार्टिसिपल पूरे हो गए, इन्फिनिटिव हो गए, जीरंड, इन तीनों की मदद से हम सिंपल टू सिंपल सेंटेंस जो सिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट है उसके सेंटेंस करेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज लेंगे इसके बाद। तो ये बात अब आपको सीखनी है कि जो सिंपल टू सिंपल बनेंगे जीरंड के द्वारा, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, जीरंड से बनवा रहा है तो वो आपको गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन वाले नियम का ही देगा। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कंप्लीमेंट टू द वर्ब का नहीं होगा। उन सेंटेंसेस के सिंपल टू सिंपल नहीं बनेंगे, केवल गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन से ही आप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये है, दो सेंटेंस है सिंपल जुड़े हुए हैं हिंदी में जो लिए गए हैं कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद मीरा असफल हो गई। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन दो एंटीसेंस वाली क्लॉजेज को जोड़ता है। मतलब जो दो वाक्यों में आपस में अपोजिशन होगा, एंटीसेंस होगा, विपरीत भाव होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा आपने, कठिन परिश्रम करने के बावजूद मीरा कठिन परिश्रम किया, रिजल्ट क्या हुआ? असफल हो गई। इसका मतलब मीरा ने कठिन परिश्रम किया, वह असफल हो गई। दो सेंटेंस दे देगा, मीरा वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस, शी फेल्ड इन द एग्जाम्स, दूसरा हो गया। लिख दिया जीरंड से सिंपल टू सिंपल बनाइए। तो आप समझ जाइए कि यदि मान लीजिए इस तरह से दो सेंटेंस हैं एंटी, पहले में जो बात कही गई है ठीक उल्टी दूसरे में हुई है। पहला एफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। पहले में जो कार्य हुआ है ठीक उसका उल्टा हुआ है कि कठिन परिश्रम किया, असफल हो गई। तुमने चोरी की, तुमको दंडित नहीं किया गया। यू कमिटेड थेफ्ट, यू वर नॉट पुनिश्ड। दोनों एंटी हो गए कि चोरी करने के बावजूद तुमको दंडित नहीं किया गया। तो समझ जाइए इन स्पाइट ऑफ से सिंपल टू सिंपल बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, ये जीरंड बनाना है, नानी ने क्रिया कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, कोमा मीरा फील्ड। अब देखिए ये दो वाक्यों का जोड़कर सिंपल टू सिंपल बना है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल सिंपल टू सिंपल का लूँगा, यहाँ पर जो हमारी प्रमुख बात थी उसको ही हमें यहाँ सीखना है। वो ये है, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल में सेंटेंस देगा कि मीरा प्लेड वेल,
शी लॉस्ट द गेम, उल्टा हुआ ना, मीरा अच्छा खेली, शी लॉस्ट द गेम, वह हार गई। तो अच्छा खेलने के बावजूद मीरा हार गई, एंटीसेंस है, तो आप कंबाइन जब करोगे तो क्या करोगे, सिंपल टू सिंपल में से इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग जीरन बनाओगे वेल, मतलब अच्छा खेलने के बावजूद, और यहाँ आ जाएगा सी की जगह मीरा लॉस्ट द गेम। ठीक, ये हो गई बात, समझ में आ गई। दूसरे प्रीपोजिशन पर आ जाइए, इन स्पाइट ऑफ से जुड़ गया। नेक्स्ट है मान लीजिए हमारा ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और फॉर, ये एक ही कैटेगरी के हैं, अलग न माने इनको। इनका है ने के कारण, दो समान भाव वाली क्लॉजेज को जोड़ोगे, जोड़ते हैं दो समान भाव। ये देखिए ठीक उसका उल्टा है इसका, इन इस पार्ट ऑफ का ठीक उल्टा, मतलब वो दो विपरीत भाव वाले सेंटेंसेस को जोड़ रहे थे, और इनसे चाहे आप ड्यू टू ले आइए, चाहे बिकॉज ऑफ, चाहे फॉर, एक ही बात है, अलग कोई बात नहीं है। इनसे दो समान भाव वाली क्लॉजेज को जोड़ेंगे। जैसे वहाँ सेंटेंस दिया था आपने कि मीरा ने कठिन परिश्रम किया, वह असफल हो गई, और यहाँ पर कर दें कि मीरा ने कठिन परिश्रम किया, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वो आपका सेंटेंस इससे जुड़ेगा। जैसे सिंपल में आपको दे दिया वहाँ पर कि मीरा वर्कड हार्ड, शी गॉट गुड मार्क्स। मीरा ने कठिन परिश्रम किया, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। इसका मतलब कठिन परिश्रम करने के कारण, इन तीनों के माने हैं ने के कारण, कठिन परिश्रम करने के कारण मीरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, समान भाव हुआ, सही रिजल्ट आया। तो आप चाहे तो ड्यू टू ले आइए, चाहे बिकॉज ऑफ ले आइए। ड्यू टू वर्किंग हार्ड, कॉमा मीरा गॉट गुड मार्क्स। ये दो इंपॉर्टेंट नियम थी। इसके अलावा दो प्रीपोजिशन और हैं जिनसे जुड़कर, एक आफ्टर है और एक ऑन है, उनसे भी जीरंड वर्ब जुड़कर आती है। तो ये हमारे हो गए पूरे, जीरंड भी पूरे हो गए, और अब तीनों हमारे पूरे हो गए, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। अब तीनों की हम एक्सरसाइज लेंगे, सिंपल टू सिंपल 10-15 सेंटेंस लेंगे, उनको जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो सभी एग्जाम्स में आएंगे, करेक्शन के लिए भी आएंगे, एरर के लिए भी आएंगे, और ऑर्डर डिसऑर्डर के लिए भी आएंगे, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में बहुत जगह प्रयोग होगा नॉन फाइनाइट वर्ब से, क्योंकि वाक्य बड़ा हो जाता है। कई नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में आ जाती हैं, उससे सेंटेंस बड़ा होता चला जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए लूँ कि जैसे मान लो एक सेंटेंस है, दिन में 3 बार भोजन करना, 2 पैसे का काम करना, रात्रि को खर्राटे भरकर सोना राक्षसों का कार्य है। ये इस सेंटेंस में 3 नानी ने क्रिया आ गई। दिन में 3 बार भोजन करना, तो भोजन करना हो गई नानी ने क्रिया। 2 पैसे का काम न करना, काम न करना हो गई आप डू क्रिया हो गई, और रात्रि को खर्राटे भरकर सोना, सोना वर्ब हो गई। मतलब कहने का मेरा ये है कि सेंटेंस आप कितना भी बड़ा इन नॉन फाइनाइट वर्ब से बनाएंगे, और वो आता है एग्जाम में। एग्जामिनर क्या करता है जब आपका पेपर आता है कि वो सेंटेंस बहुत बड़ा इसी तरीके से बनाता है, और उसमें फिर करेक्शन के लिए देता है, जिससे कि आप उसमें उलझें और उसे ध्यान से देखें। तो आप रूल्स पढ़ेंगे तो वो कोई चीज़ आपकी नहीं रहेगी जो समझ में ना आए। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे इस चैनल को एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियोज़ मिलेंगी। आपको एक रूल्स को बिल्कुल उधेड़ बुन करके एक एक रेशा आपको दिया जाता है, और आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, और लाइक करिए, और कोई कमेंट करिए। आपको कोई चीज़ इसमें और इम्प्रूव अच्छी लगती हो तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।